अस्सलाम वालेकुम। जी आज जी हम बोलो। डिस्कस करेंगे SAP S/4HANA प्रोफेशनल कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग, और इसमें जो मॉड्यूल्स है वो आपका है PM, FI, CO एंड हम्म, SCM। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो आपने कंसल्टेंट के ऊपर फोकस करना है तो कंसल्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट अपने पार्टिकुलर मॉड्यूल को ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करनी है, इसमें अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना है। देखें, हम जरा इसमें लॉजिकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि व्हाट इज ERP सिस्टम। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो ERP सिस्टम ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब ERP सिस्टम क्या होता है, और जो ट्रेनिंग होगी इसमें दो चीज़ें आपने काइंड कंसंट्रेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो क्यूरीज हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो आपने क्लियर करनी है इस ट्रेनिंग के अंदर। अगर तो आप लोगों ने जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड, और एसएपी के अंदर काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आती हैं। तो आप इसके जो लॉजिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने के, इसके लॉजिक बताएं, इसका पर्पस बताएं, इसका ऑब्जेक्टिव बताएं। अगर तो आपने इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड कर दिया, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर तो आपने जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा किया तो फिर इंडस्ट्री में काफ़ी इश्यूज आती हैं। तो पाकिस्तान में काफ़ी इंडस्ट्रीज के साथ जो मैं एक रिसर्च की है, जो मैंने उनके साथ काम किया, उसमें मैंने एक चीज़ को जो फाइंड किया वो ये है कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए कंसल्टेंट। उसमें अगर आप देखें, जो हमने फैक्ट फाइंड की थी कि जो इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट वो हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ते हैं, इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट के, इंडस्ट्री का मैकेनिज्म के, इंडस्ट्री का वर्क स्ट्रक्चर के। तो उसके मुताबिक आप जो है अपनी जो एससीपी को उसके अकॉर्डिंग आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है ईआरपी सिस्टम। व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? कैन यू टेल मी प्लीज, कैन यू एक्सप्लेन? enterprise resource management, I think something like that. Planning, source गुड, planning, yeah. ये तो अगर हम इस ईआरपी को देखें ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज क्या होता है? ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज में क्या आते हैं? आपकी मनी, मशीनरी, मैकेनिज्म, मेथड्स, मैन पावर, मार्केटिंग मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत सी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यू हैव टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब एक और चीज़ देखें कि अगर तो आपने इफेक्टिव नॉलेज गेन करना है तो मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्वाइन करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको हर तरह का जो नॉलेज है वो मिल जाता है। ओके, तो एज अ कंसल्टेंट आपने आपकी जो जेडीज हैं और स्पेशल जो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट है, इस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि तमाम इंडस्ट्री जो हैं वो ईआरपी सिस्टम यूज़ करती हैं, चाहे ओरेकल हो, या एसएपी हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसको हम ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ईआरपी सिस्टम का मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? मटेरियल, मैन पावर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मेथड, और उसके अलावा मार्केटिंग, ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं। तो इन तमाम रिसोर्सेज की जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। ओके, और इसके अलावा आप लोगों ने अपना अपना जो कंसर्न मॉड्यूल है वो चूज करना है। लाइक प्लांट मेंटेनेंस है, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो भी मॉड्यूल है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपने पहले उसको चूज करना है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम चूज करते हैं, हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं मेजर। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक को हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। ओके,
अगर तो आपने सही नॉलेज लेना है, इफ यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ and effective knowledge, you must have to focus on manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती हो, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो, वहां से आपको बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ओके, अच्छा अब देखें, मुझे एक चीज बताएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हों? आप सर्विस सेक्टर को देख लो, सर्विस में मतलब कोई भी, जैसे कि पाकिस्तान में आता है AGPR, AGP, तो जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स फाइनेंस या जो ऑडिट को जो कंट्रोल करता है, उसमें भी SAP यूज हो रहा है, लेकिन उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं। आप हॉस्पिटल देख लें, आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, तो जो सही नॉलेज है ना आपको कहाँ से मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या अहम चीज क्या है? वो है प्रोडक्शन। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये एक बॉटल है, ये पिज्जा बॉटल देना उठा के, थैंक यू, हैव अ सीट। ये लेट्स से के जी आई मैं हैव सर दिस, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। हाँ इमेजिन, यू कैन इमेजिन, ये एक बॉटल है। ओके, तो अब आप इसके हमने क्या करना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है। ओके, बॉटल के मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे? या एक काम करते हैं, लेट से कि हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। देखें, इस ट्रेनिंग में मेरी जो अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो ये होती है कि पहले मैं ग्राउंड रियलिटीज को डिफाइन करता हूँ, भाई हमने क्या करना है, देन मैं SAP के ऊपर उसकी वर्किंग करता हूँ। ये मेरा वे ऑफ ट्रेनिंग है। ओके, ताकि आपको चीज जो है इफेक्टिवली क्लियर हो कि भाई ये इसका मकसद, इसका पर्पस क्या। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट SAP के ऊपर लेके आ जाऊँ, चलो भाई ये SAP है, ये इसमें हमने एंट्री करनी, ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया, ऐसा कोई फायदा नहीं इस तरह का। ओके, तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट कौन सा है? बेवरेज सेक्टर का। बेवरेज सेक्टर, बेवरेज का मतलब क्या होता है? बेवरेजेस, बेवरेजेस नाम सुने आपने? नहीं सुना? आपने नाम सुने? नहीं सुना? जैन आपने नाम सुने? बेवरेजेस क्या होता है? बेवरेजेस, जी सर जूसेस वगैरह। जूसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूसेस, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स जो भी हैं उनको हम कहते हैं बेवरेज सेक्टर। ओके, अब बेवरेज सेक्टर मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मतलब कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। बाकी कोई दूसरा सेक्टर जैसे कि वो मतलब आता है ना स्टील का या पेट्रोल का, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता ना। तो जो मैं आपको दिखा सकता हूँ उसी को हम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा जो इंशा प्रोजेक्ट होगा वो होगा स्टार्टिंग ऑफ लॉन्चिंग ऑफ बेवरेजेस सेक्टर। हम पाकिस्तान में एक नई मिनरल वाटर, एक नया जूस, नई सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च करते हैं। ओके, उसको हम देते हैं पाक बेवरेजेस, या कोई भी उसका हम नाम देंगे, वो नाम आप ही सोचेगा। अच्छा, लेट्स से कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि भाई वी हैव टू लॉन्च दिस मिनरल वाटर, हमने मिनरल वाटर को लॉन्च करना है या जूसेस को लॉन्च करना है। तो उसके लॉन्चमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए? मशीनरी, वेरी गुड, मशीनरी। और सही जगह चाहिए, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, इसमें ये बात याद याद रखना कि अगर कोई आप गलत जवाब भी देते हैं तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, डोंट हेजिटेट। जी मिस्टर जैन, आप जरा बताएं कि मतलब कि क्या चाहिए? एक ने कहा प्लांट चाहिए, गुड। सर एक ने कहा जगह किसी चाहिए। भी प्लांट को बुलाने से किसी भी प्लांट को बुलाने से सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है प्लानिंग भी चाहिए, वेरी कि गुड। हम कहाँ से इसको स्टार्ट लेंगे, ये इक्विपमेंट चाहिए, ये यहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए, ये शाबाश, हमारा वर्क प्रोसेस होगा। गुड। तो एवरी चीज जो हर हर तरह की चीजें जो है ना वो पहले डिफाइन होती हैं, जिसको कहते हैं हम कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। उसके बाद फिर हम उसकी लॉन्चिंग की तरफ आते हैं। ओके, ओके सर। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि मतलब क्या आपको चाहिए, क्या उसे कहते हैं प्लानिंग, भाई हमने क्या करना है।
कौन सी मतलब के प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सा मटेरियल सॉरी कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सा प्लांट हमने लगाना है, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से दुनिया भर में मसले बने हुए। शाबाश, ग्रेट, दिमाग तो है वैसे। फाइनेंस, उसको हम कहते हैं फाइनेंस। भाई पैसा होगा तो सब चीज़ें होंगी, जब पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ऐसे ही है मिस्टर जैन? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा देखें, पैसा भी आ गया और आपने प्लानिंग करके आपने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या होगा? आपने सेल करने ना। मैनेजमेंट चाहिए। अब यस, मैनेजमेंट चाहिए, वेरी गुड। अब लेट से कि इस बॉटल की कीमत है तकरीबन 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज इसकी सेल प्राइस है, ऐसे ही है। अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रहे हो तो मुझसे पूछेगा, लेकिन ये अगर आपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लिया ना, आपको ट्रेनिंग की समझ आ जाएगी। इसकी कीमत क्या है? 100 रुपीज। अब ज़ाहिर सी बात है इस 100 रुपीज में कंपनी का प्रॉफिट भी शामिल होगा, इस 100 रुपीज में कंपनी की कॉस्ट भी शामिल होगी। भाई इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, ओवरहेड चाहिए, तभी आपकी ये चीज बनती है ना। तो वो आपके एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद आपने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद फिर आप इसको सेल आउट करते हैं। क्लियर? अब मुझे ये बताएं कि अगर हम यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसको हमने कंट्रोल ना किया तो क्या होगा? कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो कंपनी का क्या होगा? बेड़ा का गर्क हो जाएगा। ऐसे ही तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए दुनिया भर की जो बड़ी कंपनी से उन्होंने क्या यूज किया होता है? एक सिस्टम यूज किया होता है, जैसे कि एसएपी। अब एसएपी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर पहले जैसे कि जैन ने कहा कि हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद जो भी आपके वर्किंग है जो भी है ना वो अपने एसएपी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है आप उसको कंट्रोल कर सके। मकसद जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू कंट्रोल आवर कॉस्ट, आवर एक्सपेंडिचर्स। सो देखिए, अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका कंपनी का जो वर्थ है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए कंपनी कंसल्टेंट्स को हायर करती है कि आप जो है इफेक्टिव एसएपी को कंपनी में लॉन्च करें। तो आप जब कंसल्टेंट के तौर पे इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई मैंने इस तरह से यहाँ पे काम करना है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इफेक्टिवली और एक्यूरेटली एरर फ्री उसमें पोस्ट हो। बात समझ आ गई? ओके मिस्टर जैन, यहाँ तक क्लियर? जी सर, क्लियर। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें प्लांट भी चाहिए, प्लांट भी हमने लगा दिया, लोकेशन भी लगा दी, फाइनेंस भी आ गया। उसके बाद क्या चाहिए? मार्केट में सेल करना, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो भी आ जाएगी। अब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब इस बोतल को आपने मैन्युफैक्चर करना है। अच्छा, अब देखें मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? बॉटल होगी, इसके अंदर मौजूद पानी होगा। शाबाश, वेरी गुड। और ये जो बॉटल है ये रॉ मटेरियल है, और पानी के अंदर आपको पता है वो नेसरिकिन, वो बॉटल देखिए उसके पीछे रैपर लगा होता है ना, लेबल। तो उसमें लिखा होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैं आपको जरा एक मिनट दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरह का आपने बॉटल के बैक के ऊपर एक लेबल देखा होगा जिसमें मैग्नीशियम कितना, 5 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम 7 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 15, कैल्शियम 45, पोटेशियम 0.01, क्लोराइड 75 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये भी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। ओके, तब जाके फिर क्या होता है? पानी की जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, फिल्ट्रेशन होता है, मिक्सिंग होता है, फिलिंग होता है, पैकेजिंग होती है। डिफरेंट प्लांट्स में आप देखें ना, मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्लांट्स होते हैं,
तो फिर उसमें जो वर्किंग होती है, फिर उसके बाद आपकी ये प्रोडक्ट तैयार होती है, फिर आप इसको सेल आउट करते हैं। अच्छा, अब देखें, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल आप कहाँ बेचते हैं? प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, वहाँ पे लेबर भी होती है, मटेरियल भी होती है, और डिफरेंट ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स का मतलब कि इंटरेक्ट मटेरियल, इंटरेक्ट लेबर, और जो दूसरे चार्जेस होते हैं, छोटे मोटे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब जाके आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है, फिर आप इसको सेल ऑफ करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जो जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो इसमें आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, अकाउंटिंग। ओके, क्योंकि ये देखें, अकाउंटिंग में दो चीजें आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंस, कंट्रोलिंग डील्स विद कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, इस वजह से इन दोनों को हम कहते हैं फीको या फाइको, जो भी कह लें आप। दूसरा देखें, आपने प्लांट लगा दिया, तो प्लांट को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? लेबर। देखिए, प्लांट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन आपकी रुक जाती है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स भी नहीं होंगी। जब सेल्स नहीं होंगी तो कंपनी के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर कंपनी मतलब फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें, ये पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बंद पड़ी है? शाबाश। यानी कि ये देखिए कि वो अभी ना वो एक बन गया ना, मतलब कि फेमस हो गई कि बंद पड़ी हुई। ओके, अच्छा, तो प्लांट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है वो, उसकी जो है वर्किंग वो या तो 24 आवर्स या 12 आवर्स, या जो जितने घंटे भी मतलब कि उसने चलना है, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में होगी तो आपकी सेल्स होगा। ऐसी ना, ये सेल होगी जो भी होगा। ओके, तो प्लांट को ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के लिए एक स्पेशल मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस या एसेट मैनेजमेंट, ये दो इसके नाम हैं। ओके, जहां पे प्लांट है वहां पे मेंटेनेंस लाजमी होगी। ऐसे नहीं है, अब जैसे कि एक ट्रक या बस या कोई भी ट्रेन, कोई भी चीज देख ली, मशीनरी ना, अब ये सॉफ्टवेयर है, ये लैपटॉप है भाई, इसकी भी मतलब कि मेंटेनेंस होती है। आपकी जो व्हीकल है, कोई भी है, कार है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, उसकी माहाना होती है ना, सर्विसेज होती है, जो कुछ भी आप उसको ऑयल चेंज करते हैं, जो भी है मेंटेनेंस। इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर जो प्लांट्स हैं उसकी भी बाकायदा मेंटेनेंस की जाती है। अगर उसकी मेंटेनेंस ना हो तो या तो आपकी प्रोडक्शन खराब होगी या प्रोडक्शन आपकी बहुत कम क्वांटिटी में होगी। ओके, लेकिन ये देखें कि कंपनी का जो टारगेट है वो ये है कि आपने कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है, या जो सेल्स का जो टारगेट है वो आपने अचीव करना है। ओके, तो इन शॉर्ट कि इस टाइप की इंडस्ट्रीज में तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो एज टीम के तौर पे काम करते हैं। ओके, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एससीपी जो सीखना चाहते हैं ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो कंसल्टेंट्स हैं, उन तमाम कंसल्टेंट को मैं एक ही प्लेस में ट्रेनिंग दूं, एक ही बैच में ट्रेनिंग दूं। उसके लॉजिक ये है कि जैसे कि आप फाइनेंस के हैं, आप सप्लाई चेन के हैं, एक और हमारे पास मटेरियल मैनेज वो पीएम कहा जाते हैं, आप सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तो इफेक्टिव जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होंगी। ऐसी ना, मिसाल के तौर पे आप हैं प्रोडक्शन के, मैं हूं फाइनेंस के, ये हैं सप्लाई चेन के, वो हैं प्लांट मेंटेनेंस के, चार हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, देखें, प्लांट कब ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है? जब प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अरेंजमेंट करना किसका काम है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों का। ये बॉटल है ना? अच्छा, आपने देखिए पानी की जो बॉटल है और जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, दोनों के प्लास्टिक में, दोनों के मिट्टी में काफी डिफरेंस होते हैं। ऐसे ही है मिस्टर जैन? जी जी सर, ऐसे ऐसे ना, मतलब कि पानी की जो बॉटल है, प्लास्टिक की जो बॉटल, दोनों के मिट्टी में काफी ज्यादा आपको डिफरेंस होगा। दूसरा,
आपने हमने बनाना है मैंगो जूस, प्लांट कौन सा लगा हुआ है, मैंगो जूस का। तो उसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल्स ऐड करेंगे, वो हम मैंगो ही डालेंगे ना। ऐसे नहीं कि भाई मैंगो जूस में हम एप्पल डाल दें, या मैंगो जूस में हम गावा डाल दें, या पोमेग्रेनेट डाल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। दूसरी, कभी आपने देखा कि ये कौन सी बोतल है, ये सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है, वो हमने देखे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप इसको परचेज करने के लिए जब जाते हो मार्केट में, तो पानी के लिए सॉफ्ट प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ना, ये हार्ड, ये चेक नहीं जरा, ये हार्ड प्लास्टिक है, ऐसे ही है। और पानी के लिए जो है सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। तो कभी देखे कि जो पेप्सी की जो बोतल है वो सॉफ्ट बोतल में आपको दे, ऐसा नहीं हो सकता, उनके अपनी वो सिस्टम होते हैं। ओके, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों ने ये देखना है कि भाई हमने क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक रॉ मटेरियल को अरेंज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करना है। ओके, अच्छा, फाइनेंस का काम क्या होगा, सुपरविजन करना। जनाब कितनी प्रोडक्शन है और हमने कितनी उसमें रॉ मटेरियल को अरेंज करने, फिर हमने कितना सेल करने, ये तमाम चीज़ें जो है एक इसका प्लानिंग बनती है। आई वांट टू शो यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कंपनी का प्रोजेक्ट है 700,000 बॉटल्स पर मंथ, 7 लाख बॉटल्स पर मंथ हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब उसकी हमने कैटेगराइज कर दी, जो 600 ml है वो होगी 1 लाख बोतल, 1 लाख बोतल आपके 1 लीटर, 1 लाख बोतल आपके 1.5 लीटर, 1 लाख बोतल आपके 2 लीटर, और 3 लीटर की 1 लाख, 5 लीटर की 1 लाख, और 19 लीटर की 1 लाख। अब ये देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। जितना सेल्स वॉल्यूम होगा, जितना सेल्स की डिमांड होगी, उतने ही प्रोडक्शन ऑपरेट करते हैं। आप प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं कर सकता भाई, कस्टमर कहता है कि मुझे जो है 7 लाख बोतल चाहिए, तमाम जो बोतल से 1-1 लाख। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि यार आप एक काम करें, आप जो है ना 1 लीटर बोतल को छोड़ो, आप 2 लीटर हमसे डबल ले लो। ओके, बास्केट क्या होता है, ऐसा होता है ना कि मतलब कि मिस्टर जैन आपको भी मालूम होगा कि बारगेनिंग में क्या होता है। जब आप कोई चीज़ किसी भी इंडस्ट्री से परचेज करते हैं, लेट से कि हमें यहाँ पे है 600 ml बॉटल, छोटी बॉटल जो होती है। अब छोटी बॉटल की प्राइस क्या है, 40 रुपीज़, और 1.5 लीटर की प्राइस क्या है, 90। यानी कि इसका मतलब कि छोटी अगर 3 बोतल हो तो वो आपकी बनती है 120 रुपीज़ की। अगर आप 1.5 लीटर बोतल लेंगे तो आपको 30 रुपीज़ बच जाएंगे। एक इस तरह की आपको ऑफर्स मिलती है, ऐसे ही ना। तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि कस्टमर को कि भाई आप इसको छोड़ दो, आप ये ले लें, ये आप 3 लाख ले लें। भाई उसकी अपनी डिमांड है कि उसने जो होटल है वहां पे उसने रखना है, या जो मीटिंग में उसने रखनी है, जो भी है इवेंट में उसने रखनी है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हमने प्रोडक्शन करनी है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडस्ट्री में मैंने फेस किया वो है टाइम मैनेजमेंट। देखें, कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, हाफ 50% कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी कि भाई ये पेमेंट लें, और मुझे आज क्या डेट है, आज 20 है ना, आज डेट क्या है, 20 जुलाई। कस्टमर आपसे कहते हैं कि 15 अगस्त को आपने ये तमाम जो बल्कि 15 अगस्त को आपने 350,000 के साथ 3 लाख बोतल आपने डिलीवर कर दी। अब हमारे पास टाइम फ्रेमवर्क क्या है, 15 डेज। वी हैव टू मैन्युफैक्चर 350 बॉटल विद इन 15 डेज। अब 15 डेज के अंदर हमने क्या करने, रॉ मटेरियल को भी अरेंज करना है, प्रोडक्शन को भी एक्टिव करना है, मेन पावर को भी लेके आना है, और प्लांट की कैपेसिटी भी देखनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपने प्लांट को लगा दिया तो प्लांट मार्च से 20-30 साल पुराना प्लांट हो, या नया प्लांट आपने लगा दिया, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें टेक्निकल स्किल्स, मतलब टेक्निकल जो लेबर है वो नहीं है। बहुत से इस तरह के इश्यूज आते हैं। ओके, अच्छा, फिर क्या, अगर तो आपने डिले कर दिया तो कस्टमर क्या करता है, या तो अपनी पेमेंट स्टॉप करते हैं या डैमेजेस क्लेम करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज आते हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड करने, अपने माइंड में रखने के बाद अपनी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद फिर आपने एससीपी के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करना है। अंडरस्टूड?
अच्छा, तो इस तरह के ये मतलब कि ये फेसेस होते हैं सोर्सिंग एंड सप्लाई, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज एडवांसमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, इसमें डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं एससीपी के, डिफरेंट वर्जन पर भी आपको मैं गाइड करता हूँ करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़े दिन यहाँ से मैं, जो मुझे यहाँ से समझ आई है, बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये कंपनी फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल हमने लॉन्च की फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे सप्लाई चेन और प्रोडक्शन और इसके अलावा मेंटेनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और ईच डिपार्टमेंट की बजट प्लानिंग होती है, बजट एलोकेशन होती है, उसकी बजट प्लानिंग होती है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ, तो जो अभी जो पूरी ये आप एक पूरा सर्कल डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो सारे डिपार्टमेंट्स को लीड कर रही है और वो एग्जैक्टली, सबकी बजट प्लानिंग कर रही बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा, क्योंकि देखिए मुझे ये बताएं कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे फाइनेंस और कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो, जरा बताएं। है। नहीं, ऐसा भी कोई एक नहीं भी ना, डिपार्टमेंट नहीं आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, आप सेल्स देख लें, परचेज देख लें, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्टिंग भी होती है, फाइनेंसिंग भी होती है। ओके, तो इस वजह से मतलब कि आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप आया था, प्लांट मेंटेनेंस का आया था, वो आपको थोड़ा बता दूं। तो मैंने इनसे कहा अच्छा, वो कहते हैं कि सर जी आपने हमें इसकी ट्रेनिंग देनी है। उन्होंने मुझे बताया कि सर जी ये हमारे वो कंटेंट से आपने इसमें एक्सपर्टीज देनी है। मैंने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो उनको फिर मैंने जो है ना वो अपने तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है कि 6 माह बाद उनकी प्रमोशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। है। अच्छा। देखिए, आप जब मैनेजमेंट लेवल के पे बैठे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने सिर्फ अपनी चीज को फोकस करना। आप जब ड्राइव कर रहे होते हो, क्या करते हो, हम्म। आगे पीछे ध्यान करते ना, भाई कोई टक्कर ना मार जाए या मेरी तरफ से किसको लग ना जाए। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा नहीं करते भाई मैं जा रहा हूँ, कोई आता है तो आने दो। ऐसा तो नहीं करते भाई भाई ठोक दिया ठोक दिया। यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, हाँ, आपके आगे पीछे बहुत से ये आप जाते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी आते हैं, और फिर उसके बाद कभी मतलब कि इधर से कोई वो बाइक वाला आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, तो उससे भी बचना है, अपने आप को उसको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। ओके, तो इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आप जब अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इंगेज होते हैं। ओके, ओके, ये है एक ईआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर। हम्म, इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास ये सेल्स, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक की तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, और दरमियान में है आपका सर्वर। हम्म, ओके, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम्म, कोई सॉफ्टवेयर यूज ना होता हो, सिवाय छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के? कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई लार्ज से कंपनी है कि जहां पे वो सॉफ्टवेयर यूज ना करते हो? सब यूज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है, नहीं। हाँ, सब एक यूज। सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। ये तो आपने समझने के बाद सर्वर क्या होता है। सर्वर वो सिस्टम होता है जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो अक्यूमुलेट हो रहा होता है, उसको वहां पे स्टोर किया जाता है। अच्छा, सर्वर दो किस्म के होते हैं। एक तो ये हमारे साथ जो रूम है, एक में आपने देखा काफी बड़ा सर्वर मौजूद है माशाल्लाह से। एक होता है क्लाउड। यू नो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड बादल। बादल देखना, बादल, बादल का क्या होता है? बादल है ना, बादल वो फिजिकली होते हैं, नॉन फिजिकली होते हैं? जैन आप क्या ख्याल है, बादल क्या होते हैं, फिजिकली नॉन फिजिकली? फिजिकल होता है ना सर। फिजिकली होते हैं। फिजिकल होता है उसमें, मतलब उसमें वो कंटेन कर रहा होता है फ्यूम्स को। वैसे अगर उसको टच करें तो वो मतलब वैसे ये ऐसे ही है जैसे हवा है। हाँ, ये अब हवा क्या आप चीज उसको है? सॉलिड डिफाइन, सॉलिड डिफाइन कर रहे हैं, हाँ, ये बोल सकते हैं कि सॉलिड नहीं है सॉलिड नहीं वो, है, एग्जैक्टली सॉलिड नहीं है, ये कह सकते हैं ये आप। एग्जैक्ट यूर ब्रिलियंट। तो क्लाउड का मतलब ये होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो विदाउट फिजिकल फॉर्म में आपके पास रहती है। ओके, तो आज का जो है ना एस्ट्रोहाना, यू नो एस्ट्रोहाना का आपने नाम सुना होगा भाई, एस्ट्रोहाना क्या चीज है? एक कैब आ गई है।
ये एक क्लाउड टेक्नोलॉजी सर्वर के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। अब जैसे कि मैंने जैन आपको ये एक्सेस प्रोवाइड की, एक्टिवेशन कर दी, तो ये ऑनलाइन, जिसको हम कहते हैं वेब बेस कहते हैं, वेब बेस और चीज़ होती है। ओके, ये बात याद रखिए, वेब बेस और चीज़ होती है, क्लाउड सिस्टम और होते हैं, डेस्क सिस्टम और होते हैं। ओके, अच्छा, तो आपके पास एक सर्वर सिस्टम आ गया, तमाम डिपार्टमेंट्स देखें, ये डबल हेडेड एरोस, इसका मतलब क्या, डबल हेडेड एरोस का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन। जबरदस्त, ब्रिलियंट, यानी कि दोनों तरफ से मतलब कि आ रही है। देखें, सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना डेटा सर्वर सिस्टम को दिया ना, तो सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट भी करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपसे एक सवाल है, लेट से सेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास क्लाइंट आते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स की परमिशन, सेल्स डिपार्टमेंट जो उसको इंफॉर्मेशन देगा अपनी तरफ से ऐसे ही दे देगा, भाई ठीक है हम आपको आपका ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही उसको दे देगा, या विदाउट या विद कंसर्न ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स वो भी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा? देखें, मिसाल के तौर पर ये डबल हेडेड एरोस में निकाल देते हैं, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया ना, ये मैंने। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने को कस्टमर का जो ऑर्डर है या एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा, ऐसे ही ना। देखें यहाँ पे मैंने वो एरो निकाल दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स डिपार्टमेंट का सर्वर के साथ कोई लिंक नहीं, खुद मुख्तार है। अब मसला क्या होगा, अब सेल्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता भाई हमारे पास अभी कितना वेयर हाउस स्टॉक मौजूद है, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, हमारे पास ऑपरेशंस कंडीशंस क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो जब उसको कुछ पता नहीं, तो वो अपने क्लाइंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएगा, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्री ने क्या काम किया, ईआरपी सिस्टम को लॉन्च किया। ईआरपी सिस्टम में याद रखिएगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, पहले अपना डेटा सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, और फिर इस सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करने के बाद अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसकी दूसरी लॉजिक ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें एचआर डिपार्टमेंट है इधर, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल भी है, प्रोडक्शन भी है, ऑपरेशन भी है, अकाउंट फाइनेंस भी है। एचआर का काम क्या होता है, हायरिंग करना, पेरोल, रिक्रूटमेंट जो भी है। अब मुझे यह बताएं कि एचआर हायरिंग कब करेगा? हाई प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, यस, हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। ये हायरिंग एचआर डिपार्टमेंट कब करेगा, जब तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस जो है एग्जीक्यूट होंगी। और तमाम डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन कब एग्जीक्यूट होती है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्टिव होगा। ऐसे ही ना, देखिए प्रोडक्शन होगी ना तो बंदे चाहिए, हर चीज एक्टिव होगी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होनी तो कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, बताएं सर, कोई काम करेगा? अगर प्रोडक्शन नहीं है तो कोई इसमें कोई डिपार्टमेंट काम करेगा? सब बेचारे वेले बैठेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेंसिटिव आपका जो है ना मॉड्यूल, जो डिपार्टमेंट, वो है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो कंसल्टेंट्स हैं, इनको आपस में एज टीम वर्किंग करनी है, ताकि एक स्टैंडर्ड हम सेटअप बनाएं, स्टैंडर्ड हम अपनी पॉलिसीज बनाएं, फिर उसके मुताबिक हम इसको एग्जीक्यूट करें। अंडरस्टूड? अच्छा, तो अब हम आते हैं एसएपी के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक ये ईआरपी सिस्टम समझ आ गया सारा? Okay, this is SAP S/4HANA 2022 version. What is SAP? SAP is a German company, German multinational company. SAP stand for System Application Product. अच्छा, इससे पहले डिफरेंट वर्जन आते रहे, ECC भी आता रहा और R3 आता रहा, तो काफ़ी इस तरह के वो सिस्टम्स आते रहे, तो उसमें फिर एडवांसमेंट किए जाते रहे।
अब ECC आपने नाम सुना होगा, जैन आपने नाम सुना होगा ACC, यू नो ECC? नहीं सर, मैंने नहीं सुना सर। अच्छा, आपने नहीं सुना, तो आप जब पता कीजिएगा ECC। ओके, ECC भी यही चीज थी, सेम अभी भी मैं आपको इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल यही चीज है, लेकिन वो नॉन क्लाउड बेस के ऊपर, वो टैक्स बेस के ऊपर चलते हैं, वो क्लाउड बेस नहीं है। ACC या ECC? ECC, ई डबल सी। हाँ, ECC, मैं ACC समझ रहा नहीं नहीं, था। ई डबल सी। सुन, देखा होगा आपने, काम भी किया होगा शायद उसके ऊपर। अच्छा, तो वो दोनों सेम है, उसमें भी कुछ उसमें इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, वो भी इंशाल्लाह विद पैसिव टाइम इन ट्रेनिंग आपको मैं वो भी गाइड करता रहूँगा। अच्छा, तो ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, इसको हम कहते हैं यूजर लेवल। ओके, अब यूजर लेवल में क्या होते हैं, आपने एक इनवॉइस बनानी है, सेल्स इनवॉइस बनानी है, कस्टम इनवॉइस बनानी है, वो कहाँ पे बनेगी? सेल्स इनवॉइस आपके बनती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेटा एंट्री है, यहाँ पे आपने एक इनवॉइस बना दी, कंपनी कोड क्या था, और तो ये आपने एक प्रोफार्मा आपके सामने आ जाता है जिसमें आप कस्टमर की इनवॉइस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं यूजर लेवल ट्रेनिंग। आपने बाकी में सुना होगा कि यूजर लेवल ट्रेनिंग, SAP यूजर लेवल नाम सुना होगा ना आपने? आपने भी सुना होगा, जिन आपने तो डेफिनेटली सुना होगा यूजर लेवल। जी सर। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, फायदे इस वजह से नहीं सही कि है। आपने अगर मतलब कि आप देखिए मार्च से सबके पास आजकल इंटरनेट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, वहां से 2-3 दिन वीडियोस देखें, आप खुद ही समझ आ जाएगी। तो ये लेवल में अपने स्टूडेंट सही को है। करवाते हैं भी नहीं, नो बेनिफिट ऑफ दिस यूजर लेवल। ओके, अच्छा, पानी और जज़ाकल्लाह, एक और गिलास दे दीजिए प्लीज। ये है यूजर लेवल। यूजर लेवल में क्या होता है, डेटा एंट्री का काम होता है, इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट लेवल है, इसमें आपको मैं जरा बता दूं कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, आपका कंट्रोलिंग भी है, और ये है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक ये सेगमेंट है, ये इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे कि आपके पास आगे इक्विपमेंट एंड टूल्स मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट इज अ मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर आपके पास आता है परचेजिंग, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक। इन शॉर्ट, आज के लेक्चर में जो मैंने आपको एक शॉर्ट सा रोड मैप बताया ना, यही इसी के अंदर चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है। ओके, एक हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस पे काम करने, तब आपको चीजें सही समझ आएंगी। एट द एंड फिर हम रिपोर्टिंग में देखेंगे, भाई ये चीज़ हमने बनाई, इसमें ये एक्सपेंस आया, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसमें हमने इसी तरह से रोड मैप के मुताबिक इसको कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आता है अच्छा सेल्स सर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमें फिर इसमें कंपनी डिफाइन करना पड़ेगी ना, तो वो कैसे डेफिनेटली, डिफाइन करें? वो सब कुछ हो जाएगा, पहले आस्ते आस्ते चलते हैं ना, मतलब कि अभी आप इधर नहीं है। अच्छा, मैं आगे चला जाऊँ। अच्छा सर। हाँ, चलते हैं इंशाल्लाह। अभी काफी मतलब कि अभी तो हमने वो कहते हैं कि जब इंजन स्टार्ट होता है ना, पहले वो जब चलती ना, एरोप्लेन चलता है या शिप चलती है, तो पहले काफी देर इंजन उसका स्टार्ट होता है वार्म अप करने के लिए। तो अभी हम जरा वार्म अप सही हो रहे हैं, ठीक है, ताकि है जब जी। आप SCP के ऊपर आए ना, तो आपको कोई ट्रबल ना हो कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, ये आपने पूछने, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर हम why we are doing, why we are configuring this type of activity in SAP, क्यों जी, कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है, ये तमाम चीजें आपने पूछनी है, आपको समझ आनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। ओके, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया आपके पास, और आप देखें ये प्रोडक्शन भी आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड वेयर हाउस, और ये आपका प्रोडक्शन आ गया, ये प्लांट मेंटेनेंस आ गया। देखिए, छोटा सा प्लांट मेंटेनेंस है। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक बताता हूँ, जितनी आपसे मैंने बातचीत की ना, इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये आपका प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, और अगर मशीन चल रही हो, प्लांट चल रहा हो, उसमें जरा से भी मतलब कि वो आगे ना कि भाई एक
अब चूंकि मैं कराची में मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मतलब कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो मेरा उसमें ये काम था कि इनिशियली जब मैं मतलब कि 7 8 9 10 साल का था, तब मैं अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था। यानी कि ये काम था कि मशीन सही चल रही है, प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें कुछ खराब तो नहीं, कुछ चीज़ मतलब कपड़ा खराब तो नहीं हो रहा, कपड़ा फट तो नहीं रहा, कपड़े में कोई दाग तो नहीं लग रहा। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, इसको हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। और इसमें आपको ऑपरेशन भी आते हैं। प्लांट अगर ठीक होगा तो चलेगा, अगर नहीं होगा तो सत्यानाश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा प्लांट मेंटेनेंस का एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर जैसे कि मैं आपसे कहता है मिस्टर जैन कि इसमें ना आपको लॉजिकल चीज़ बताता हूँ मैं। जैन, आपने इस पे काम किया वर्क सेंटर के ऊपर? जी सर, वर्क सेंटर असाइन करना ही मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बनाया नहीं है मैंने, वर्क सेंटर्स डिफाइन नहीं किए, लेकिन वर्क सेंटर यानी रिसोर्स एलोकेट करना किसी भी मेंटेनेंस जॉब के लिए वही मेन थिंग है। अच्छा, वही मेन चीज़ है। और आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना वो कॉस्ट सेंटर को वो चीज़ें यूज़ होती हैं, कॉस्ट सेंटर इसमें आता है ना। जी सर। अच्छा, हाँ, मुझे प्लांट का कोड अभी याद नहीं है, मैं आपको इन शब्दों में इसके अंदर ना हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर कहाँ, कॉस्ट सेंटर किस में आता है, वो आपका आता है कंट्रोलिंग में। जी तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा ना, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो आपके लाजमी वो हो गया, आपका इंटरलिंक होगा। जी ओके, अच्छा। तो इसी तरह से आपने जो है ये इंशाल्लाह, हाँ, ये हमारा रोड मैप होगा कि हमने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म करने। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बकायदा जो आज हमने डिस्कस किया इसको हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम जो है एससीपी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वन थिंग, SPRO, ये जो आपके सामने एरिया आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड। यानी कि इसको हम कहते हैं, जो अगर तो आपने कंसल्टेंट बनना है तो कंसल्टेंट के लिए आपने इसके ऊपर काम करना है। देखिए, बैक एंड के ऊपर आपने एक मॉडल डिफाइन करना है, तो फ्रंट एंड उसके ऊपर काम करेगा। अगर बैक एंड के ऊपर जी मॉडल ही डिफाइन नहीं है तो फ्रंट एंड के ऊपर किसने काम करना है। ओके, सो दिस इज वेरी जी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपके बैक एंड के ऊपर जो वर्किंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और इसी वर्किंग को इंशाल्लाह हमने इससे ट्रेनिंग में सीखना है इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? आई थिंक सर इट्स क्लियर ओके, इंशाल्लाह। सो अब इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको बकायदा अपने एसएपी के ऊपर इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।